हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट का हम 12th लेक्चर लेके आए हुए हैं और इस 12th लेक्चर के अंदर हम लोग सॉलिड की डेंसिटी पे बात करेंगे बच्चों। और सॉलिड की डेंसिटी से हमें न्यूमेरिकल देखने को मिलता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेशन करते हैं, समझते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है। आफ्टर दैट हम लोग इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल इसी वीडियो में करेंगे। देखिए बच्चा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड से क्या मतलब है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए डेंसिटी क्या होती है। तो आप लोगों को मालूम है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो डेंसिटी है बच्चों, डेंसिटी ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, जिसका डेफिनेशन हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसी को डेंसिटी बोलते हैं। यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। आज हम इसी डेंसिटी पे बात करेंगे सॉलिड के लिए। बच्चे, डेंसिटी से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दिमाग में रखना है कि ये कैसी प्रॉपर्टी होती है। डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी से मेरा क्या मतलब है। सपोज ये मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का लैटिस है बहुत बड़ा, और मुझे इस लैटिस की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो लैटिस की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे लैटिस का मास चाहिए होगा, और लैटिस की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए मुझे लैटिस का वॉल्यूम चाहिए होगा। इससे अच्छा ये रहेगा बच्चों, मैं इसके अंदर एक छोटा सा यूनिट सेल बनाऊं और मैं इस यूनिट सेल का डेंसिटी सॉल्व कर लूं। ओवरऑल लैटिस की डेंसिटी फाइंड आउट करने से बेटर ऑप्शन ये है कि हम छोटी सी यूनिट सेल निकालें और उस यूनिट सेल की डेंसिटी को सॉल्व कर लें। एक्चुअली डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कभी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि मैं होल सॉलिड की डेंसिटी फाइंड आउट करूं या होल सॉलिड के अंदर जो स्मॉल यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करूं, मुझे रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा। इसीलिए बच्चा एग्जाम में बुक्स में टॉपिक लिखा होता है डेंसिटी ऑफ लैटिस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और सॉल्व क्या होता है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो आपको मालूम है लैटिस एक बहुत बड़ी ज्योमेट्री है और उस ज्योमेट्री का स्मॉलेस्ट पार्ट यूनिट सेल है। हम लैटिस की डेंसिटी सॉल्व ना करके यूनिट सेल की डेंसिटी क्यों सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज यूनिट सेल लैटिस की सारी प्रॉपर्टी कंटेन करता है। और अभी हम कौन सी प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं बच्चों, डेंसिटी पे। ये कभी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि हम लैटिस के लिए सॉल्व करें या स्मॉल यूनिट सेल के लिए सॉल्व करें, हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। तो बच्चे, डेंसिटी हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर हम सॉल्व करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ सॉलिड की जगह हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू बच्चा मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमने यूनिट सेल की डेंसिटी के लिए उसके मास और वॉल्यूम का रेशियो ले लिया। अब आपको मालूम बचा यूनिट सेल का मास कैसे निकलेगा। एक्चुअल में आपको लोगों को मालूम है कि यूनिट सेल इज नथिंग, इट इज ए बॉडी विच इज फॉर्म्ड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इसका मतलब है अगर हम यूनिट सेल का मास निकालना चाह रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट पार्टिकल का मास निकाल लेते हैं, वही यूनिट सेल का मास होगा। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं बच्चा मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब ए क्यूब। हम क्यूबिक यूनिट सेल्स की बात कर रहे हैं, तो क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता है, उसके साइड का क्यूब कर दिया जाता है। अब बच्चा, मास ऑफ पार्टिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि हमारे यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं, और एक पार्टिकल के मास को नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल पार्टिकल्स का मास निकल के आएगा, यानी यूनिट सेल का टोटल मास निकल करके आ जाएगा। और यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चा, रैंक ऑफ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, mass of single particle upon
वॉल्यूम क्यू। अब रैंक ऑफ पार्टिकल आप लोगों को मालूम है, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 है, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 है, फेस सेंटर्ड के लिए 4 है। तो यहां पर हम जो रैंक है, रैंक को जेड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, रैंक को हम जेड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इनटू मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए बच्चा, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल क्या है। एक्चुअल बच्चा, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में मोल कंसेप्ट्स के अंदर डील किया है। जो मोलर मास होता है बच्चों, मोलर मास, ये कितने पार्टिकल का मास है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, यानी इतने पार्टिकल्स का जो मास है वो मोलर मास है। तो अगर मुझे कभी सिंगल पार्टिकल का मास निकालना हो तो मैं कैसे डील करूंगा? मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। समझ रहे हैं आप लोग? इतने पार्टिकल का मास अगर मोलर मास के इक्वल है तो सिंगल पार्टिकल का मास कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा? एवोगैड्रो नंबर को मोलर मास के अपॉन में ले लेंगे। तो इसका ये मतलब समझ में आ रहा है कि मास ऑफ सिंगल पार्टिकल अगर मुझे सॉल्व करना है, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख ले रहा हूं, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल इक्वल टू, मास ऑफ सिंगल पार्टिकल इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और मोलर मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और n नॉट क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा डेंसिटी को। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू रैंक ऑफ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। मास ऑफ सिंगल पार्टिकल कैसे निकलेगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्यूबिक का केस लेके चल रहा हूं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो z इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। यूनिट निकल के आएगा बच्चा इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जनरली हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही देते हैं, बट जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है इसको केजी पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर मीटर क्यूब में दे सकता है। तो हम यूनिट को चेंज करना जानते हैं, उसको चेंज कर लेंगे। तो मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूं आप लोगों को। आप लोगों को मालूम है कि ओवरऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड स्मॉल यूनिट सेल से कंसिस्ट होता है। तो एट फर्स्ट एक सिंगल यूनिट सेल का डेंसिटी सॉल्व कर लेते हैं और सिंगल यूनिट सेल की जो डेंसिटी आएगी वही ओवरऑल लैटिस की डेंसिटी आएगी। डेंसिटी कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? उसमें पड़े हुए पार्टिकल्स का मास निकाल देंगे तो यूनिट सेल का मास आ जाएगा। आपको पता है यूनिट सेल केवल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक अरेंजमेंट है। तो मास ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम क्यूबिक की स्टडी कर रहे हैं इसलिए हमने साइड का क्यूब कर लिया है। अब आपको मालूम है पार्टिकल्स किसी यूनिट सेल के अंदर सब सारे पार्टिकल्स का मास निकालना है तो क्या तरीका है? एक पार्टिकल की मास को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए और किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं उसकी रैंक के इक्वल होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया रैंक ऑफ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ सिंगल पार्टिकल अपॉन। अब हमने रैंक को जेड से रिप्रेजेंट किया है। मास ऑफ सिंगल पार्टिकल सॉल्व करने के लिए हमने मोल कंसेप्ट का यूज किया। मोल कंसेप्ट क्या बोलता है बच्चों कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स का जो मास होता है वो कितना होता है? मोलर मास के इक्वल होता है। तो यहां से 1 पार्टिकल का मास सॉल्व करेंगे तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। तो हमने लिख दिया मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हम लोगों को डेंसिटी मिल गई z इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। दिस इज रैंक, दिस इज मोलर मास, दिस इज एवोगैड्रो नंबर एंड दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब अच्छा इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।
हाँ तो बच्चों डेंसिटी पे बेस्ड हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10 टू द पावर -12 kg पर मोल। जनरली मोलर मास को हम ग्राम पर मोल में लिखते हैं, पर ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है जिसमें केजी पर मोल में दिया हुआ है। तो बच्चा आप लोगों को मोलर मास दिया हुआ है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 kg पर मोल, दैट इज द मोलर मास। फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल। हमसे क्यूबिक यूनिट सेल बोल रहा है, ये नहीं बता रहा है कौन सी है, सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड है या फिर बॉडी सेंटर्ड है। ओके, यानी जेड यहां पर अननोन हो गया, बिकॉज हमें जब यही मालूम नहीं चलेगा कि कौन सी यूनिट सेल है, तो हम उस सिचुएशन में उसका रैंक क्लियर नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारे लिए रैंक प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं, विथ एज लेंथ दिस, हमें एज लेंथ दिया हुआ है ए 405 पिकोमीटर। पिकोमीटर को हम मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स डेंसिटी इज दिस, हमको क्वेश्चन में डेंसिटी भी गिवन है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। जनरली हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, पर यहां पर एनसीईआरटी क्वेश्चंस में हमको केजी पर मीटर क्यूब में दे दिया है। व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल, नेचर पूछ रहा है कि ये कौन सी हो सकती है, एफसीसी, बीसीसी क्या हो सकती है। यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हम लोगों को लर्न होती है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब हम सबसे पहले बच्चों यूनिट के बारे में सोचते हैं। देखिए रिलेशन क्या है, रिलेशन है रो इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। ये अभी हमने ड्राइव किया है। यहां से अगर हम लोगों को जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे जेड इक्वल्स टू रो इंटू एन नॉट इंटू ए क्यूब अपॉन में एम मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए बच्चा, रो डेंसिटी जो कि हमें केजी में गिवन है, मॉलिक्यूलर मास भी हमें केजी में गिवन है, तो केजी को ग्राम में चेंज करके कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज वो फ्रैक्शन में ऊपर नीचे दोनों ही मिल रहा है। क्लियर ना बच्चों। अच्छा, एवोगैड्रो नंबर का कोई यूनिट होता नहीं है। ए जो साइड है, साइड को हम सेंटीमीटर में लें, मीटर में लें, पिकोमीटर में लें, ये डिपेंड कर रहा है डेंसिटी की यूनिट पर। डेंसिटी की यूनिट हमें मीटर क्यूब में दे दी है, इसलिए हम पिकोमीटर को यहां पर मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं इंटू 10 टू दी पावर -12 मीटर। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर लें तो 4.05 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई बच्चा, ए की वैल्यू मिल गई। अब हमको जेड का वैल्यू सॉल्व करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं जेड इक्वल टू, एट फर्स्ट रो का वैल्यू पुट करते हैं, डेंसिटी का वैल्यू 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 3, यूनिट हमें मालूम है केजी इंटू मीटर क्यूब, केजी इंटू मीटर क्यूब, केजी अपॉन मीटर क्यूब इंटू बच्चों एन नॉट एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। ए क्यूब का मतलब है इस वैल्यू का क्यूब। अब इस वैल्यू का क्यूब करना बच्चे, इसको 4 ले सकते हैं आप लोग, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बाकी अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -10 का क्यूब, 4 इंटू 10 टू -10 का क्यूब। आगे मीटर क्यूब भी मिलेगा बच्चा आप लोगों को, ये मीटर। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चा हमारा, मॉलिक्यूलर मास है 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -2 kg पर मोल। अब देखो बच्चा, यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो kg से kg कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगी, वो आप इजीली कर सकते हैं, कर लेंगे ना बच्चा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। अब यहां से जेड की वैल्यू अगर 1 आएगी तो हम बोल देंगे ये सिंपल क्यूबिक है। अगर बाय द वे जेड की वैल्यू 2 आएगी तो हम बोल देंगे बॉडी सेंटर्ड है। अगर जेड की वैल्यू 4 आएगी तो हम बोल देंगे एफसीसी या फेस सेंटर्ड है। अगर एक्यूरेट 4 नहीं आए, 3.99 आए, आप समझ जाएंगे कि ये नियर टू 4 है।
या 4.01 आए तो आप समझ जाएंगे कि ये 4 के नियर है, यानी ऐसे सिचुएशन में आप उसको एफसीसी कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम था। होप आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। यहाँ यूनिट चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटल हैज ए एफसीसी लैटिस। तो जैसे एफसीसी लैटिस बोलता है, आप लोगों को मालूम है हम जेड का वैल्यू 4 लिख देंगे। एफसीसी लैटिस द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज दिस। एज लेंथ यानी ए का वैल्यू आपको गिवन है 404 pm। देखते हैं आगे किसने चेंज करना है। द डेंसिटी इज दिस। हमें डेंसिटी की वैल्यू गिवन है बच्चों, रो की वैल्यू गिवन है, रो इक्वल टू गिवन है हमें क्वेश्चन में 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये रो का वैल्यू है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। हमें मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करना है और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें लर्न होती है 6.022 into 10 to the power 23। सिंपल प्रॉब्लम बेटा, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है डेंसिटी, तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी 10 to the power -10 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? रिलेशन हम आ जाते हैं। रिलेशन क्या है हमारे पास? रिलेशन है रो इक्वल्स टू जेड इंटू एम अपॉन एन नॉट इंटू ए क्यूब। वैल्यू आप जानते हैं क्या है? जेड रैंक है, रैंक का वैल्यू 4 गिवन है मुझे। मॉलिक्यूलर वेट मेरे लिए अननोन है। एन नॉट एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू में ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब बच्चा इसका क्यूब। मैं फिर से कहूंगा कि अगर आप इसको 10 की पावर -8 लिख लेते हैं तो 4.04 हो जाएगा, और 4.04 नियर टू 4 होता है। इससे कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम बचेगा, तो 4 इंटू 10 to the power -8 का क्यूब। क्लियर बच्चों? जेड का रो का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है 2.72। अब इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे और एम की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो एम आएगा वो मॉलिक्यूलर मास आएगा। सपोज मॉलिक्यूलर मास हमारा निकल करके आया, मैं कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, 100। अगर मॉलिक्यूलर वेट मेरा 100 आया है तो इसका मतलब है ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट है 100 ग्राम पर मोल, ये 1 मोल का वेट आया है। और 1 मोल का मतलब कितना होता है? 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल, यानी इतने पार्टिकल का वेट जो है 100 ग्राम आया है। शायद बात समझ में आ रही होगी। अगर आपसे कहते हैं 100 ग्राम पर मोल, तो इसका मतलब है 1 मोल का वेट 100 ग्राम है, और 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 to the power 23। तो इतने पार्टिकल का वेट 100 ग्राम आया है। क्लियर? तो अगर वो कभी आपसे क्वेश्चन को आगे इंक्लूड करके बोल दे 50 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, तो हम लोगों को मालूम है इतने पार्टिकल 100 ग्राम में है, तो 50 ग्राम में कितने होंगे हम डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। बातें क्लियर हो रही? कभी बोलेंगे 300 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे, तो हम इजिली सॉल्व कर लेंगे। बातें समझ में आ रही ना? कुछ क्वेश्चन है ऐसे जिसमें वो आगे इसी में ऐड कर देते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस अमाउंट ऑफ द सॉलिड। तो हमको एक सॉलिड का अमाउंट दे देता है, जैसे उसने सपोज करो 150 ग्राम दे दिया, बोलता है कितने पार्टिकल है बताइए। तो पहले आप मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व कर लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट आपका 100 आ गया, 60 आ गया, 40 आ गया, जो भी आया हो, यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल। तो ये 1 मोल का वेट आया है, और 1 मोल में कितने पार्टिकल मिलते हैं बच्चों? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इतने पार्टिकल का वेट 100 आया है, तो इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं कि 100 ग्राम में इतने पार्टिकल है, तो 20 ग्राम में कितने होंगे, 30 में कितने होंगे, 40 में कितने होंगे, जो भी क्वेश्चन की नीड होगी उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। होप आपकी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू 2 क्यूबिक फेजेस। ऐसा होता है बच्चों, कुछ लैटिस या कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग लैटिस फॉर्म बना लेते हैं। लो टेम्परेचर पे बीसीसी बना लेते हैं, सॉरी एफसीसी बनाते हैं, हाई टेम्परेचर पे बीसीसी बना देते हैं। तो टेम्परेचर चेंज करने से लैटिस के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू 2 क्यूबिक फेजेस एफसीसी एंड बीसीसी whose unit cell length are this and this angstrom respectively। यानी जब वो एफसीसी रहा है, फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस जब वो एफसीसी रहा है तो जेड का वैल्यू कितना लाके देगा हमको 4, और ऐसे केस में उसका एज लेंथ कितना आ रहा है? ए आ रहा है 3.5 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम मीटर सेंटीमीटर में जिसमें भी चेंज कर रहे हैं। अच्छा, आगे आपसे बोल रहा है सेकंड केस में, वो क्या बोल रहा है? सेकंड केस बोल रहा है जेड का वैल्यू 2, बिकॉज बीसीसी बोल रहा है।
और उस सिचुएशन में एज लेंथ की वैल्यू ए आ रही है 3.0 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द डेंसिटी, हमें डेंसिटी की रेशियो सॉल्व करना है। अब यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई पार्टिकल अगर कभी एफसीसी में आ जाए या फिर कभी बीसीसी में आ जाए, डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट में आ जाए, तो एज लेंथ तो बदल जाएगी, एज लेंथ तो बदल जाएगी, बट रेडियस ऑफ पार्टिकल नहीं बदलेगा। अगर मैं बोलता हूं क्रोमियम का ही केस लेता हूं, वो बीसीसी भी है एफसीसी भी है, तो एफसीसी बनाते समय पार्टिकल छोटा हो जाए, बीसीसी में बड़ा हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है एफसीसी में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर चला जाए और बीसीसी में थोड़ा सा पास आ जाए, या फिर जस्ट इसका अपोजिट, बीसीसी में दूर चले जाए, एफसीसी में पास आ जाए। मेरी बातें क्लियर हो रही ना बच्चा आप लोगों के? तो इसलिए बहुत सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि दोनों सिचुएशंस में आर की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब मुझे दोनों सिचुएशंस में ए को आर के टर्म्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब ये एफसीसी होता है तो आप लोगों को मालूम है एफसीसी के लिए क्या रिलेशन आता है, एफसीसी रिलेशन आता है आर इक्वल टू ए अपॉन 2√2। तो यहां से अगर आप ए का वैल्यू सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर, तो ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बच्चों 2√2 R इक्वल्स टू 3.5 एंगस्ट्रॉम। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? क्लियर? ये ए का वैल्यू है। लेकिन जब इसी क्वेश्चन को हम बीसीसी के लिए लेकर के आएंगे तो बीसीसी में रिलेशन है R इक्वल टू बीसीसी में रिलेशन है 4R इक्वल टू √3a होता है वहां पर, तो ये आएगा आपका √3a अपॉन 4। तो यहां से अगर आप a का वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो यहाँ a का वैल्यू सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R, तो ये आएगा बच्चों 4R अपॉन √3 इक्वल टू 3.0 एंगस्ट्रॉम और 3 एंगस्ट्रॉम। ये दो चीजें आ गई बच्चों, हमें डेंसिटी के रेशियो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बोर्ड में स्पेस प्रॉब्लम है, मैं ऊपर साइड लिखता हूं इसको। इनिशियल 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। न्यूमेरिकल्स जितने ज्यादा कर सकते हैं बच्चा आप कीजिए। तो फर्स्ट केस में अगर हम डेंसिटी को बच्चा ρ1 ले लेते हैं, तो ρ1 का वैल्यू कितना आएगा, Z1 इंटू m अपॉन n0 इंटू a क्यूब। A1 का क्यूब लिख दे रहा हूं मैं। अब आप समझने की कोशिश करें, 1 का मतलब एफसीसी से है। अब कोई चीज कभी एफसीसी बने कभी बीसीसी बने तो क्या उसका मॉलिक्यूलर मास बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, m से बदलेगा। अवोगैड्रो नंबर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। चेंज होगा तो क्या होगा? रैंक और एज लेंथ। क्लियर ना बच्चों? सेकंड केस में अगर हम रो2 की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? Z2 m का वैल्यू आज भी वही रहेगा, n0 इंटू a2 का क्यूब। हमें रेशियो सॉल्व करना है, ये एफसीसी के लिए बीसीसी के लिए है, हमें एफसीसी और बीसीसी की डेंसिटीज का रेशियो सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल टू, जब ऐसा करेंगे बच्चा हम, तो ऊपर रह जाएगा Z1, m से m कैंसिल हो जाएगा, n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा, यानी a2 का क्यूब। अपॉन में आ जाएगा बच्चा Z2 इंटू a1 का क्यूब। अब ये a1 और a2 की वैल्यू हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में। a1 और a2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। क्वेश्चन तो बहुत इजी होता जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर आप a1 की वैल्यू पुट करेंगे, r के टर्म्स में हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाय द वे ये वैल्यू अननोन होती, ये नोन नहीं होती। अगर हमें ये वैल्यूज नोन नहीं होती तो हम r के टर्म्स में ट्रांसफर करके r से r को कैंसिल कर लेते हैं, बट यहाँ तो वैल्यू ही नोन है। तो यहाँ पर आप बीसीसी का एज लेंथ लिखिए, यहां पर आप एफसीसी का एज लेंथ लिखिए। Z1 एफसीसी के केस में 4, ये 2, इसको सॉल्व कीजिए बेटा, हमको दोनों की डेंसिटीज का रेशियो क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, मुझे लगा था टफ होगा, इसलिए मैं रेडियस के टर्म्स में चेंज करने की कोशिश कर रहा था। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल of a metal having molecular weight this, molecular weight दिया है मुझे m 75 ग्राम पर मोल is 5 एंगस्ट्रॉम। एज लेंथ गिवन है मुझे 5 एंगस्ट्रॉम। देखते हैं किसमें चेंज करना है आगे इसको। which crystallizes in cubic lattice। क्यूबिक लैटिस बोल रहा है बच्चा, यहां पर हमें जेड क्लियर नहीं कर रहा है। क्यूबिक लैटिस तो एफसीसी भी हो सकता है, बीसीसी भी हो सकता है, सिंपल क्यूबिक भी हो सकता है। इफ द डेंसिटी ऑफ दिस, डेंसिटी की वैल्यू हमें दी हुई है 2 ग्राम पर सीसी, जब लिखा हो तो उसका मीन सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, यानी कि मुझे यहां पर इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 10⁻⁻10 cm। क्लियर बच्चा?
एक स्ट्रॉन्ग में था, नहीं सॉरी, 10 टू दी पावर -8 cm, एक्सट्रीमली सॉरी, 10 की पावर -10 तो मीटर में आता था। अब क्या है बच्चे, यहां से देखिए, फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड आउट करना है हम लोगों को, हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। हाँ ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर एट फर्स्ट हम लोग पहले एन नॉट का वैल्यू लिख लेते हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। अब बच्चा हम पे ए है, और ए होने के बाद भी हम लोग रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमको सिंपल क्यूबिक के लिए मालूम होता है 2r इक्वल टू ए, बॉडी सेंटर्ड के लिए हमें मालूम होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए हम लोगों को मालूम होता है 4r इक्वल टू √3 है, और फेस सेंटर्ड के लिए हमको मालूम होता है 4r इक्वल टू √2a। मैं पीछे इनके सारे डेरिवेशंस करा चुका हूं, आप लोग जरूर देखिएगा प्लीज उसको। हमें सब चीजें मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि a की वैल्यू नोन होने के बाद r में याले फॉर्मूले से निकालूं, याले फॉर्मूले से, याले फॉर्मूले से, बिकॉज उसने मुझे क्यूबिक यूनिट सेल का नेचर क्लियर नहीं किया हुआ है। अगर वो इस क्वेश्चन को इजी करता है, एफसीसी लिख देता, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अप्लाई करके, इस रिलेशन को अप्लाई करके, एफसीसी के लिए इस रिलेशन को अप्लाई करके ए की हेल्प से आर सॉल्व कर लेता, बट उसने क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए क्यूबिक लैटिस बोल दिया। इसका मतलब पहले मैं जेड को सॉल्व करूंगा, जेड की वैल्यू 1 आएगी तो ये रिलेशन अप्लाई करके रेडियस निकाल दूंगा, जेड की वैल्यू 2 आएगी तो ये निकाल के रेडियस निकाल दूंगा, और जेड की वैल्यू 4 आएगी तो ये लगा के रेडियस निकाल दूंगा। बातें क्लियर होगी बच्चा हम लोगों के? तो सिंपल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे आप लोगों को। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज बच्चों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। थैंक यू सो मच।